तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके, सारा एनालिसिस आपके पास में पहुंच सके। इसके बाद में एएसआई एलडीसी एग्जाम और एमपीएसआई का भी हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि किसने किसने आज प्रश्न भेजे हैं। अभय प्रताप सिंह ये राजस्थान से आए हुए थे, इनके जो है 78 नंबर आए हैं और इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। सुभाष वर्मा जी 80 नंबर आए हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं साइंस से। आज का पहला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति को जब डर या फिर गुस्सा आता है या फिर वो दौड़ लगा करके आ रहा हो, रनिंग करके आ रहा हो, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आपके ऑप्शन में एड्रेनलिन हार्मोन दिया गया था। इसके बारे में आपको पहले ही बताया था, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। जब कभी हमें गुस्सा आता है या फिर हमारी कोई भावनात्मक बात होती है या हम दौड़ लगा करके आ रहे हैं, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, तो ये हार्मोन स्रावित होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को डर या गुस्सा आता है या फिर वो दौड़ लगा करके आ रहा हो, एक्सरसाइज करके आ रहा हो, तो शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन लड़ो या भागो, जिसे हम फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं, प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, जिससे शरीर तनाव का सामना करने और प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी भी चीज़ से मतलब कि रिफ्रेशमेंट होने के लिए भी शरीर तैयार हो जाता है। जब आप रनिंग करके आ रहे हैं तब भी यही हार्मोन रिलीज होता है। तो ये एड्रेनलिन ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है उनके सामने एमपी एएसआई और एसआई की भर्ती है, साथ ही साथ में ग्रुप डी का एग्जाम है। और जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों के पास में एक मौका है अभी भी। जिस तरह से रायकर जी के 86 नंबर आए हैं, ठीक है, कान्हा गुर्जर जी के यहाँ पर 80 नंबर आए हैं ईडब्ल्यूएस से। इसके अलावा अरविंद जी के 83 नंबर आए थे। एक शर्मा जी हैं, उनके 78 नंबर आए थे। इन लोगों ने हमारे इस कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जो हम एमपी पुलिस के लिए लेकर के आए हैं, इसको मात्र 4 से 5 दिन में कंप्लीट करके ये इतने अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। और ये नोट्स इस तरह से ही तैयार किए गए हैं जैसा पैटर्न अभी आपका पूछा जा रहा है एपटेक के द्वारा। जो भी नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन सभी नए टॉपिक के आपको जो है नोट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि स्टेशन कोड हो गया या फिर परियोजनाएं हो गई, बांध हो गए, साइंस के जो प्रश्न हो गए, वो सब आपको इस नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आप भी ये नोट्स कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस के लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं बचे हुए दिनों में, और अपने नंबर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे। साथ ही साथ में सबका प्रैक्टिस सेट रहेगा। और जितने भी अभी तक एग्जाम एनालिसिस कराए हैं उन सभी एनालिसिस की पीडीएफ आपको इसके साथ में मिलेगी। इसके अलावा जो भी नए टॉपिक एपटेक के द्वारा पूछे जा रहे हैं उन सभी की भी पीडीएफ आपको इसके साथ में मिलने वाली है। ये नोट्स आपको मात्र 179 179 रुपये में मिलने वाले हैं। इसके अलावा एमपीएसआई की बड़ी भर्ती है, आप सबको पता है, काफ़ी दिनों के बाद में आई है और अब फिर ये काफ़ी दिनों के बाद में आएगी। फॉर्म भी काफ़ी कम भरे गए हैं, बढ़िया मौका है, चौका आप लगा सकते हैं। एमपीएसआई के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जिसमें 8-9 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, ये सब आपको मात्र 199 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे, तो छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी के नोट्स चाहिए, होमगार्ड्स के नोट्स चाहिए, तो मात्र 179 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर हीरे का क्रांतिक कोण 25 डिग्री है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या फिर नहीं होगा। कथन के रूप में आपसे पूछा गया था, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन होगा। क्यों होगा, आइए देख लेते हैं। तो देखो, हाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, लेकिन इस पर निर्भर करेगा कि आपतन कोण, क्रांतिक कोण 25 या फिर 25 से अधिक होना चाहिए। या तो 25 डिग्री हो या फिर 25 डिग्री से अधिक हो तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यदि आपतन कोण अधिक है 25 डिग्री से तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी प्रकाश हीरे से बाहर नहीं निकल पाएगा बल्कि वापस अंदर परावर्तित होता रहेगा। हीरे को इस तरह से ही काटा जाता है जिससे कि अगर एक बार उसमें प्रकाश प्रवेश कर जाए तो फिर वो अंदर ही घूमता रहे, बाहर ना निकल पाए और उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगातार होता रहे। इसीलिए हीरा बहुत ज़्यादा चमकता रहता है और इसकी कटिंग भी कहाँ पर, सूरत में की जाती है विशेष कारीगरों के द्वारा। ठीक है,
अब यदि 25 डिग्री से कम अगर आपतन कोण हो गया तब क्या होगा? अगर क्रांतिक कोण या फिर आपतन कोण 25 डिग्री से कम है तो प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होगा, विरल माध्यम में चला जाएगा और कुछ भाग अपरावर्तित रहेगा यानी कि परावर्तित नहीं होगा, तो कम चमकदार हीरा दिखाई देगा। उसके क्रांतिक कोण और परावर्तन कोण पर, आपतन कोण पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर समायोजित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर समायोजित किया गया था। आवर्त सारणी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जरूर देख करके जाना। आवर्त सारणी से कोई भी प्रश्न आए उससे बाहर नहीं जाने वाला है, और जो लोग नोट्स लेंगे उसकी पीडीएफ भी आपको उसके साथ में ही मिल जाएगी। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनके रासायनिक गुणों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। उन्होंने तत्वों को आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियों और समूह यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा ताकि समान रासायनिक गुण वाले तत्व एक ही समूह में आ सकें। परमाणु द्रव्यमान कैसे रखा है? तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में समायोजित किया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में समायोजित किया गया है। रासायनिक गुण, तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर उन्हें समूहीकृत किया गया है। आवर्त और समूह क्या होते हैं, ये भी आपसे एक बार पूछा गया था कि भाई किस में डिवाइड किया है, तो आवर्त और समूह ऑप्शन में दिया गया था। तो सारणी को जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं, जो लैंडस्केप पंक्तियां होती हैं, उन्हें हम समूह कहते हैं, जिससे समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रखे गए हैं। अगला प्रश्न साइंस का ही है, खट्टे दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके बारे में आपको पहले ही बताया था। यही लैक्टिक एसिड जब हमारे नसों में जम जाता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। देखिए, खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यह माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। यह अम्ल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध में मौजूद लैक्टोज के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का उप उत्पाद है, और यही खट्टापन और गाढ़ापन दही को देता है, जिसकी वजह से दही आपको खट्टा और गाढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, अगला, किण्वन प्रक्रिया क्या होती है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ये जो है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। और दूध का प्रोटीन, यह लैक्टिक अम्ल दूध में मौजूद केसीन नामक प्रोटीन को जमा देता है, जिससे दही गाढ़ा हो जाता है। आपको एक प्रश्न यहाँ से और क्लियर हो रहा है, दूध में कौन सा जो प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वाद किस वजह से खट्टा लगता है? तो लैक्टिक अम्ल ही दही को उसका विशिष्ट खट्टा स्वाद देता है। तो दही खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस वंश से संबंधित हैं? तो राजा भोज जो है वो परमार वंश के शासक थे। इनके बारे में आज प्रश्न पूछा गया था। आइए डिटेल में आपको समझा देते हैं। तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे, जो मध्यकालीन भारत का एक राजपूत वंश था, जिसने मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। उन्होंने 9वीं और 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगातार शासन किया था। तो वंश हो गया परमार वंश, क्षेत्र हो गया मालवा क्षेत्र। शासनकाल 11वीं शताब्दी में लगभग 1010 से 1055 तक इन्होंने शासन किया था। और ये जो शासक थे, बहुत ही विद्वान शासक थे। यह एक बहुत बड़े विद्वान, प्रतापी और गुणग्राही राजा थे, जिन्होंने कई ग्रंथों का भी निर्माण किया था। अगला, खजुराहो की प्रसिद्धि का कारण पूछा गया था कि खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है, और ये कथन वाले प्रश्न पूछे गए थे, कथन में आपसे पूछा गया था। तो चलिए, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखो, खजुराहो अपनी चंदेल राजवंश की नागर शैली की वास्तुकला और हिंदू व जैन धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर अपने बारीक और कलात्मक जो है नक्काशी के लिए भी जाने जाते हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है इसको। तो नागर शैली की वास्तुकला क्या है? खजुराहो के मंदिर नागर शैली की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्हें पत्थरों पर जटिल नक्काशी के द्वारा सजाया गया है। अगर आपसे पूछे कि खजुराहो के मंदिर किस प्रकार की शैली से निर्मित किए गए हैं, तो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा नागर शैली, ये आपको ध्यान रखना है। मूर्तिकला, तो यहाँ की मूर्तियों में हिंदू पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं की सुंदर अलंकृत आकृतियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें अत्यंत कुशलता से तराशा गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो यह स्थल हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के लिए एक समूह है, जिसमें जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाया गया है। अब यूनेस्को की बात कर लेते हैं, कब इसको शामिल किया गया, पूरा डिटेल में आपको इसीलिए बताते हैं कि कहीं से भी प्रश्न अगर खजुराहो से पूछा जाएगा तो आप उसको बना करके आएंगे। तो विश्व धरोहर स्थल खजुराहो स्मारक समूह को 1986 में, कब? 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, जो इसे एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है, ये पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है। देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम दिशा में है। पहले यह मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा था, बाद में मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को इसको बनाया गया था। ठीक है, जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग राज्य बना, तब यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न,
उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में किसने शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन में भगवान कृष्ण एवं उनके भाई बलराम दिया गया था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। भगवान कृष्ण एवं उनके भाई बलराम ने सांदीपनी आश्रम उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए, तो उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु कौन थे? तो गुरु महर्षि संदीपनी थे, जो भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनके मित्र जो हैं सुदामा के गुरु थे। इसके अलावा स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में यह आश्रम स्थित है और ये बहुत फेमस है जो है शिक्षा की दृष्टि से। यहाँ कृष्ण और बलराम ने 64 दिनों में सभी 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? कुछ लोगों ने कहा सर मध्य प्रदेश वाला पूछा गया था, ज़्यादातर लोगों ने कहा सर भारत वाला पूछा गया था। तो 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। देखिए, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में केंद्र में बनी थी, जब जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी जो राज्य सरकार है 1957 में केरल में बनी थी। अगर भारत की पूछें कि पहली कहाँ पर बनी गैर कांग्रेसी, तो आपको बताना है कि 1977 में बनी थी। अगर पूछे कि राज्य में कौन से बनी थी, तो 1957 में केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस चुनाव को जीता था। ठीक है, तो केंद्र में पहली बार कब बनी? 1977 में। और आम चुनाव के बाद में नेतृत्व किसने किया था? जनता पार्टी ने, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था और पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न करंट अफेयर का पूछा गया है कि एक ऐसे कबड्डी प्लेयर है जो मतलब कि डीएसपी हैं, किस राज्य में हैं, क्या नाम है उनका, ये पूछा गया था। तो अजय ठाकुर जी हैं, इनको डीएसपी का पद दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, इंटरनेशनल कबड्डी स्टार अजय ठाकुर हिमाचल पुलिस में डीएसपी बन गए हैं। कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद अजय ठाकुर की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अपनी कुलदेवी की दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उधर उनके पैतृक गांव नालागढ़ में दाभोटा में, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के नालागढ़ दाभोटा के रहने वाले हैं। और कबड्डी में लगातार बेहतर प्रदर्शन के बाद प्रदेश के नेताओं ने उन्हें सरकारी नौकरी देने का लगातार डिमांड की थी और उनको ये सरकारी नौकरी दी गई है। अगला, ब्रह्मपुत्र के साथ कौन सी नदी मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा और मेघना, ये दोनों नदियां मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम बंगाल के उसमें देखिए आई पूरा आपको जानकारी देते इस प्रश्न के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा और मेघना के साथ मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या फिर सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, बनाती है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी ये डेल्टा फैला हुआ है। नदियां, तो ये डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बनता है। स्थान बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा शामिल है। विशेषता क्या है? तो इस डेल्टा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली इन नदियों के द्वारा जमा की गई तलछट के कारण हुआ है। इसमें सुंदरवन जैसे घने मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एक बार यही पूछा गया था कि सुंदरवन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला, कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? अब कुछ लोग कह रहे हैं सर रीजनिंग में पूछा था, कुछ कह रहे हैं सर जीके में ही पूछा था। अब जो भी हो आपको बता देते हैं, पूरा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। तो ओडिशा में कोणार्क मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसी की तर्ज पर बनाया गया है, ग्वालियर में स्थित है मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर। ठीक है, देखिए, तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क शहर में स्थित है। स्थान हो गया कोणार्क, पुरी जिला, ओडिशा, भारत। परिवेश बंगाल की खाड़ी के तट पर है। निर्माण कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, हो सकता है आगे पूछा जाए। अगला, विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी पुस्तक है? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक आत्मकथा है, जिसे उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर के लिखा था। यह पुस्तक 1999 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उनके बचपन से लेकर के राष्ट्रपति बनने तक पूरी जीवन यात्रा का वर्णन है। काफ़ी फेमस पुस्तक है। तो मुख्य लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। सह लेखक अरुण तिवारी हैं। प्रकाशक वर्ष 1999 है। एक साधारण पृष्ठभूमि में भारत के राष्ट्रपति बनने तक उनके जीवन की कहानी इसमें बताई गई है। अगला प्रश्न है, भारत के गोंडवाना लैंड में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो ये आपका जो है मिसप्रिंट हो गया है ना, हालांकि इसमें गोंड राजवंश आ जाएगा इसका आंसर, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो राजगोंड राजवंश हो जाएगा। ठीक है, राजगोंड राजवंश। चलो, जब इसकी पीडीएफ देंगे तो हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट करके देंगे। तो ये जीके जीएस करंट अफेयर के प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ यानी गणित पर। पहला प्रश्न है कि एक दर्जन शर्ट की कीमत 3600 रुपये है। 3600 रुपये है। यदि शर्ट को 350 रुपये के हिसाब से बेचा जाए, प्रति टी शर्ट के हिसाब से बेचा जाए, तो बताइए कि कितना लाभ होगा। यानी कि
पूरी कीमत जो है 12 टी-शर्ट की कीमत है 3600 रुपये। अब ये क्या करता है कि एक-एक करके बेचता है, एक टी-शर्ट को 350 रुपये में बेचता है। तो बताइए पूरा 12 जो है टी-शर्टों को बेचेगा तो कितना इसको प्रॉफ़िट होगा। अगला 9.5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का जो ब्याज है 800 रुपये है, तो मूलधन आपसे पूछा गया था। अगला 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:3:5 है। इनकी आयु का योग 100 वर्ष है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु आपको बतानी थी। अगला 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिला करके 52 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक नक्शे को पूरा करने में एक मशीन 25 घंटे का समय लेती है, 10 घंटे बाद दूसरी मशीन भी मिल जाती है, तो दोनों मिलकर के उस नक्शे को कितनी देर में पूरा करेंगे। अगला 3 व्यक्ति किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो 4 व्यक्ति इसी काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। अगला एक प्रश्न बेलन की त्रिज्या से और एक वृत्त की त्रिज्या से पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न अलजेब्रा का पूछा गया था, डायरेक्ट आपके सूत्र पर आधारित था, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले सूत्र पर आधारित था। ठीक है, एवरेज का कोई प्रश्न नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के 4 प्रश्न मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन के आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। एसआईसीआई का एक प्रश्न, बॉडमास का एक प्रश्न, ट्रेन का कोई प्रश्न आज देखने को नहीं मिला है। परसेंटेज से भी 3 से 4 प्रश्न और सिंप्लीफिकेशन से तो बता ही दिया आपको। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। अगर आज गुरुवार है तो आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा पूछा गया था। 5 मार्च सोमवार को दार्जिलिंग में सेमिनार आयोजित किया जाता है, 10 मार्च को गुवाहाटी में सेमिनार आयोजित किया जाता है, तो उसके 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा यह आपसे पूछा गया था। अगला अगर बिजली गरज से संबंधित है तो आग किससे संबंधित है ये पूछा था। क्लॉक का अब प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, कल भी नहीं पूछा, आज भी नहीं पूछा है। अगला वर्णमाला में कोई अक्षर है, मतलब कि दाएं से जो 19वां अक्षर है उसके दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला से पूछा था। अगला ए बी का पुत्र है लेकिन जो बी है वो ए की माँ नहीं है, तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा था। कोडिंग डिकोडिंग के 4 प्रश्न, बाकी कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न, सिलोजिज्म के आज कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। पजल के 2 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि के 4 प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 प्रश्न डायरेक्शन से, 1 प्रश्न आपका रैंकिंग से पूछा गया है। और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आज जो भाई ने प्रश्न भेजे हैं उन्होंने एग्जैक्ट काउंट किए थे, बिल्कुल एक-एक प्रश्न काउंट किया था, तो मैथ के 21 प्रश्न आज आए थे, रीजनिंग के 36 प्रश्न आए थे, दोनों मिलाकर के 57 नंबर का मैथ रीजनिंग आज आपका पूछा गया है। साइंस लगभग 14 नंबर का, बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर है। एक प्रश्न आपका रॉन्ग भी देखने को मिला है मैथ में। स्कोर की बात करते हैं, जब मैथ रीजनिंग कम होता है स्कोर भी कम होता है। 68, 72, 77, 79, 81 और 82 तक स्कोर आज देखने को मिला है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप डी के भी नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।